हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ryzen 5 5600X के बारे में। Zen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड ये 5000 सीरीज का सीपीयू कैसा है, इसके बेंचमार्क्स, इसके परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, ओवरक्लॉकिंग, क्या सीपीयू है, क्या आपको ये लेना चाहिए, इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है इंडिया में। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं गाइस, ये सीपीयू, ये जो मैं आज तुम्हें रिव्यू करके दिखाऊंगा, एंड ये सीपीयू जो है वो ऑलमोस्ट 5 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक होता है, ऑलमोस्ट 5 गीगाहर्ट्ज तक। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बाकी जिसको लेना है, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक होगा, वहां से कुछ भी शॉपिंग करो, उसे चैनल को सपोर्ट मिलेगा गाइस। आज हम 5600X की बात कर रहे हैं। जो तुम्हारे बाकी सीपीयूज हैं, इनके बेंचमार्क्स आपको अगले आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे पास जो 5600X है, इसको जब मैं टेस्ट करना चाहता था, तो इसको टेस्ट करने के लिए मेरे को अप्रोच किया एसएमसी इंटरनेशनल ने। और एसएमसी ने बोला कि पीसी वाले भाई, आपको जो है वो इस सीपीयू को टेस्ट करना है, तो हम आपके लिए एक नया नवेला सिस्टम रेडी करके भेज रहे हैं, जिसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल्ड है। हम आपके लिए पूरा का पूरा सिस्टम रेडी करके भेज रहे हैं। आप जो है वो इस सिस्टम को एज अ टेस्ट बेंच यूज करो अपने 5600X के रिव्यू के लिए, और बताओ कि हमारा सिस्टम कैसा है। तो देखो, उन्होंने जो है वो ये सिस्टम अपनी वेबसाइट पे भी चढ़ाया हुआ है, एंड इसी के ऊपर जो है वो मैंने बेंचमार्क करा है इस 5600X को। एंड आपको इसके साथ जो है वो फार क्राई 6 भी जो है वो गेम फ्री मिल जाएगी। ना केवल इतना, बल्कि 1,44,000 के आसपास का सिस्टम है। एंड पैकेजिंग तो आप देख ही सकते हो। एसएमसी ने जब भी भेजा था तो एकदम जबरदस्त पैकेजिंग करी थी, तो पैकेजिंग तगड़ी थी। ये सब सिस्टम था, तो उन्होंने पूरा एक सिस्टम रेडी करके भेज दिया ताकि मैं इस सिस्टम को टेस्ट कर पाऊँ। एंड स्पेक्स वगैरह तो आप देख ही सकते हो, इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी स्पेक्स हैं। 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल रही है, जो कि राइजन को फेवर करती है। लिक्विड कूलर लगा हुआ मिल रहा है, कैबिनेट जो है वो एयर फ्लो वाला है, ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा है, तो सब कुछ बढ़िया है। अगर किसी को इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसको कंपेयर करने के लिए मैंने Ryzen 5 3600 एंड Ryzen 7 3700X से कंपेयर करा है। तीनों के लिए मैंने जो है वो अलग अलग सेपरेट सिस्टम बनाया था। अलग अलग सेपरेट सिस्टम के अंदर स्पेक्स जो है वो आइडेंटिकल रखी थी, ठीक है। रैम वैम की टाइमिंग जो है वो सेम रखी थी, ताकि किसी सीपीयू के अंदर कोई बॉटलनेक या फिर इशू देखने को ना मिले। विंडोज़ जो है वो हर बार रीइंस्टॉल की गई हैं, ड्राइवर्स हर बार रीइंस्टॉल किए गए हैं। सो बेंचमार्क जो है वो ये रहे आपकी स्क्रीन पे, जिसके लिए आप एक्साइटेड थे। सिनेबेंच R15 के सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस में गई, सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस जो कि 19% आईपीसी AMD क्लेम करता है। 257 का सिंगल कोर तुम्हें 5600X देता है। 3600 का अगर तुम कंपेयर करोगे तो ओनली 192, एंड अगर तुम 3700X का कंपेयर करोगे तो 199। यानी कि तुम देख सकते हो कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। तुम देख सकते हो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। मल्टी कोर की बात करें तो मल्टी कोर में 5600X का 1898 और 3600 का आता है तुम्हारा 1569, और तुम्हारे 3700X का आता है 2078, जो कि तुमको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 3600 को तो कंप्लीटली खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन 3700X से थोड़ा सा पीछे है, बट इतना ज़्यादा पीछे नहीं है। तुम देख सकते हो कि सिंगल कोर में तो फास्ट ही है। मल्टी कोर में ऑफकोर्स उसके पास 8 कोर और 16 थ्रेड्स हैं, और ये सिर्फ एक 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू है, तो थोड़ा डिफरेंस तो देखना बनता ही है। बात करें सिनेबेंच R20 की, तो यहाँ पे 5600 का स्कोर तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। मतलब तुम देखो, एक बार स्क्रीन पे देखो, 600 पॉइंट्स इसके सिंगल कोर स्कोर में, 600, जो कि बीट करता है 3700X को। हालांकि क्योंकि इसके पास 8 कोर 16 थ्रेड है तुम्हारे 3700X के पास, तो मल्टी कोर में वो स्टिल थोड़ा सा आगे है, बट इतना आगे नहीं है। लेकिन तुम 3600 से, पुरानी जनरेशन का जो बजट किंग हुआ करता था, उसके मुकाबले डिफरेंस देखो, उन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। बात करते हैं कोरोना 1.3 बेंचमार्क की, तो यहाँ पे भी तुम डिफरेंस देख सकते हो। ये जो डिफरेंस है, ये रेंडरिंग टाइम है सेकंड्स में, तो जितना कम है उतना बढ़िया। यहाँ पे तुम्हारा 5600X तुम्हें 114 सेकंड के अंदर बेंचमार्क कंप्लीट करता है, जबकि तुम्हारा 8 कोर का सीपीयू 107 सेकंड में करता है। तो हाँ, 3700X फास्टर है। अगेन यहाँ पे क्योंकि ये बेंचमार्क मल्टी कोर मल्टी थ्रेड सीपीयू को फेवर करता है, तो तुम्हें जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा डिफरेंस है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। कंपेयर टू 3600 बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि तुम्हें 8 कोर का 3700X स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। वीरे में अगर तुम देखोगे स्कोर, तो यहाँ पे देखो तुम्हें इजीली दिख जाएगा कि 3600 को कितने बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा है। लेकिन 3700X ज़्यादा आगे नहीं है, आगे है बट ज़्यादा आगे नहीं है। अगर तुम ब्लेंडर की बात करो, तो अगेन यहाँ पे भी टाइम आप देख सकते हो, जितना कम उतना अच्छा। यहाँ पे 224 सेकंड्स के अंदर जो है 5600X ने BMW ब्लेंडर ओपन डेटा बेंचमार्क जो है वो खत्म कर दिया। 252 सेकंड्स लगते हैं 3600 को, एंड मात्र 200 सेकंड लगते हैं 3700X को। तो बात करते हैं यहाँ पे CPU Z की, तो CPU Z में देखो सिंगल कोर में 634 का स्कोर आता है तुम्हारा 5600X का, जो कि इनक्रेडिबल है। तुम बाकी दोनों CPU से कंपेयर करो, खत्म, फिनिश। मतलब सच में AMD ने जो बोला वो करके दिखाया। मल्टी कोर स्कोर में स्टिल तुम्हारा 8 कोर का सीपीयू 3700X थोड़ा सा आगे है, बट स्टिल उसके पास 8 कोर्स हैं। नाउ अब बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की, एंड इन्फिनिटी फैब्रिक की। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो देखो हल्का फुल्का गेमिंग के बारे में बात करते हैं। और
एंड तुम्हें पता है मैं ओवरक्लॉकिंग में कितना इंटरेस्टेड हूँ, तो ओवरक्लॉकिंग के बारे में हमको थोड़ा डीप में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं गेमिंग की। तो गेमिंग में देखो यहाँ पे मैंने बेंचमार्क करा फार क्राई न्यू डॉन। फार क्राई न्यू डॉन में तुम देख सकते हो 20% का इंप्रूवमेंट है, 20% का इंप्रूवमेंट। अब 20% का इंप्रूवमेंट तुम्हारे लिए छोटी बात है, बड़ी बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो 20% का इंप्रूवमेंट, खतरनाक चीज़, मज़े आ गए। अगर बात करें हम यहाँ पे शैडो ऑफ द टूम रेडर की, तो वहाँ पे भी आपको देखो 21% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि इनक्रेडिबल है। फार क्राई 5 में देखोगे तो फार क्राई 5 में भी आपको जो है वो 20% का इंप्रूवमेंट देखता है। 134 FPS एंड 111 FPS, ह्यूज डिफरेंस। हालांकि बैटलफील्ड 5 में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। बैटलफील्ड 5 में आपको मात्र 13% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बट देखने को मिलता है। और असासिन क्रीड ओडिसी तुम्हें पता है किस टाइप का गेम है, अनऑप्टिमाइज, तो उसमें जो है वो मात्र 2% का इंप्रूवमेंट दिखता है, बट तुम्हें पता है असासिन क्रीड ओडिसी की कहानी है। और टोटल वॉर 3 किंगडम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 6% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि सिंगल डिजिट नंबर है, बट स्टिल इंप्रूवमेंट है। तो ये तो हो गए कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स, और आपको गेमिंग में और परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। मैं धीरे धीरे पूरा, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम कम था, मुझे इसके साथ राइजन 9 भी बेंचमार्क करना था, तो राइजन 9 भी क्योंकि अपन लोग ने बेंचमार्क करा, तो गेमिंग बेंचमार्क्स आपको इतने ज़्यादा दिखे नहीं। प्लस मैंने ओवरक्लॉकिंग के ऊपर काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा, तो इसलिए ज़्यादा गेम्स मैंने इस बार कर नहीं पाया, जो कि आपको धीरे धीरे करके दिखते रहेंगे चैनल पे। और बिल्ड्स आएंगे तो मैं उसमें आपको इंक्लूड करता रहूंगा। बात करते हैं थोड़ा ओवरक्लॉकिंग की। ये आपको स्लाइट आइडिया देने के लिए था कि सीपीयू कितना फास्ट है। बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग की। तो ओवरक्लॉकिंग में ये सीपीयू इनक्रेडिबल है गाइस, इनक्रेडिबल। एंड अगर मैं तुम्हें अपने मैक्स ओवरक्लॉक की बात करूँ तो देखो मैक्स तो मैं इसको सिंगल कोर पे इसको लेके जा चुका हूँ एटलीस्ट 4.95 गीगाहर्ट्ज पे, यानी कि तुम लगा लो ऑलमोस्ट 5 गीगाहर्ट्ज। मैं पूरा 5 गीगाहर्ट्ज टच नहीं कर पाया, बट 4.95 गीगाहर्ट्ज तक मैं इसको लेके जा चुका हूँ, जो कि काफ़ी क्लोज है 5 गीगाहर्ट्ज के। एंड ना केवल इतना, बल्कि जब मैंने प्रिसीजन बूस्ट की सेटिंग्स को जो है वो थोड़ा ट्वीक करा, थोड़ा छेड़ा, तो ये सीपीयू अपने आप ही अपने बेस्ट कोर को 4.9 गीगाहर्ट्ज प्लस बूस्ट भी कर रहा था। हालांकि उससे जो है वो तुम्हारा स्कोर में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अगर तुम रेंडरिंग या कुछ कर रहे हो तो उसके लिए क्लॉक स्पीड कंटिन्यूसली या फिर मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन वो 4.9 गीगाहर्ट्ज की सिर्फ स्पाइक्स थी कुछ फ्रीक्वेंट टाइम्स के लिए, तो वो जो है वो उसको अभी छोड़ दो। लेकिन हाँ, तुम मैनुअली इन सीपीयूज को ओवरक्लॉक कर सकते हो। जैसे जैसे और हाई एंड सीपीयूज आएंगे, ये तो फिर भी राइजन 5 तुम्हारा राइजन 9 आएंगे, राइजन 7 आएंगे, उनकी तो तुम्हें क्लॉक स्पीड ही पता है, जो 5950X है उसकी क्लॉक स्पीड ही 4.9 गीगाहर्ट्ज तक है, तो वो तो इजीली 5 गीगाहर्ट्ज तक टच होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस बार AMD जो है 5 गीगाहर्ट्ज कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। कई अच्छे सीपीयूज में आप जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज का नंबर देखोगे मैनुअली ओवरक्लॉक होके। अगर मैं बात करूं तो 4.8 गीगाहर्ट्ज तक मैंने इसको जो है वो मैनुअली सेफ वोल्टेज पे स्टेबल, जिसको कि आप आराम से यूज कर पाओ, उतना ओवरक्लॉक किया 4.8 गीगाहर्ट्ज तक। अभी 4.8 गीगाहर्ट्ज तक ये मैंने तुम्हें ऐसे ही बताया करने को। वैसे मैंने 4.85 तक कर दिया, बट एट 4.85 वो जो है वो कभी चल रहा था, कभी नहीं चल रहा था, कभी स्टेबल था, कभी नहीं स्टेबल था, मतलब एकदम स्टेबिलिटी के एकदम एज पे था वो। तो 4.85 जो है वो ऑल कोर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 4.95 जो मैंने बोला वो सिंगल कोर, 4.85 जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं ऑल कोर बोल रहा हूँ। तो 4.85 पे वो वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी पे था, 4.8 पे ऑल कोर स्टेबल। तुम सीने बेंच बेंचमार्क जो है वो आराम से कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4.7 जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा है कि जो बहुत सारे लोग कर पाएंगे, बहुत सारे लोग डेली यूज करेंगे, बहुत सारे लोग इजीली अपने सिस्टम में करेंगे। तुम तो बेंचमार्क जो है वो सीने बेंच के तुम्हारी स्क्रीन पे है, तुम 4.7 गीगाहर्ट्ज पे देख सकते हो। तुम्हें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख गया होगा अपने सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर में ना। अब बात करते हैं इन्फिनिटी फैब्रिक की। इन्फिनिटी फैब्रिक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। अब देखो इन्फिनिटी फैब्रिक इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि होप कर रहे थे लोग, ऐसा बोल रहे थे, रूमर्स निकल के आ रही थी कि जो आईओडाई है वो आईओडाई सेम पुरानी आईओडाई AMD यूज़ कर रहा है, जो उन्होंने 3600 3700X 30 मतलब जो तुम्हारी 3000 सीरीज में यूज़ करी है। अभी अगर वो सेम आईओडाई यूज़ कर रहा है तो इन्फिनिटी फैब्रिक जो है वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, वही 1900 FCL के कुछ अच्छे सीपीयूज में मिल जाएगा। तो मैं इवन मेजोरिटी ऑफ सीपीयू में तो मैं 1900 तक तुम अपने FCL के यानी कि फैब्रिक को जो है वो क्लॉक कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैं इजीली एबल था अपने इन्फिनिटी फैब्रिक को ओवरक्लॉक करने के 2000 मेगाहर्ट्ज पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मुझे नहीं पता जो लेटर सिलिकन आएंगे या फिर मेरा सीपीयू कितना अच्छा है, बिकॉज मेरे पास एक 5600X है। अगर मेरे पास 10 या 20 5600X होते तो मैं आपको सारे सीपीयूज का एवरेज लेके बता पाता कि ये जो 2000 मेगाहर्ट्ज मेरा सीपीयू गया, ये मेरा सीपीयू क्या सबसे बेस्ट सीपीयू था। हो सकता है बाकी लोगों के सीपीयू 1900 पे अटक गए हो, मेरा सिर्फ 2000 गया हो, या ऐसा हो सकता है कि बाकियों के 2000 से भी ऊपर गए हो, मेरा 2000 पे
अटक गया हो। तो मेरे पास सिर्फ एक सीपीयू है, मैं एक सीपीयू से जजमेंट नहीं लगा सकता कि सारे सीपीयूज का क्या होगा। बाकी रिव्यूवर्स की भी रिव्यू देखना, उनका इन्फिनिटी फैब्रिक कितना ओवरक्लॉक हुआ वो भी देखना, क्योंकि मेरा 2000 तक हुआ और मैं एक सीपीयू के बेस पे सब लोगों का नहीं बता सकता। हो सकता है बाकी लोगों का 2100 भी गया हो, क्योंकि ऐसा सीन है ना, मेरा जो 3700X था पुरानी जनरेशन का, मेरे 3700X का इन्फिनिटी फैब्रिक सिर्फ 1800 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक होता है, लेकिन बाकी लोगों का 1900 तक होता है। तो सिलिकन टू सिलिकन वेरी करता है, सिलिकन टू सिलिकन डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कम से कम पुरानी जनरेशन से तो ज्यादा ही है। और एडा 64 लेटेंसी टेस्ट में तुम देख भी सकते हो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें 57 नैनो सेकंड्स का जो है वो यहाँ पे लेटेंसी देखने को मिलती है, और 57 नैनो सेकंड्स बहुत अच्छी लेटेंसी है। 4000 मेगाहर्ट्ज पे मैं यूज कर रहा हूँ 1690-19, और इन्फिनिटी फैब्रिक है 2000 मेगाहर्ट्ज पे 57.1 नैनो सेकंड। और अगर तुम देखोगे इसको कंपेयर करोगे 3600 मेगाहर्ट्ज से, जहाँ पे कि इन्फिनिटी फैब्रिक 1800 मेगाहर्ट्ज पे है, तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि 64 नैनो सेकंड तब लेटेंसी आती है, 64.5 टू बी एग्जैक्ट। अगर तुम 4000 मेगाहर्ट्ज पे 16 या फिर मे बी और ज्यादा लो कर सकते हो अपने टाइमिंग्स को, 16-18 भी अगर तुम करते हो, और टर्चरी टाइमिंग सेकेंडरी टाइमिंग्स को तुम जो है वो ट्यून करते हो, तो तुम इसको और ज्यादा नीचे लेके जा सकते हो। और जितनी कम लेटेंसी उतना बेटर, क्योंकि तुम जानते हो इस बार जो है वो AMD ने एक 8 कोर का CCX बनाया है। पहले जो थे वो 4 कोर के 2 CCX थे, इस बार 8 कोर का एक CCX है एक CCD के अंदर। और ये भी तुम जानते हो कि इस बार जो है उन्होंने कंबाइन 32 मेगाबाइट की L3 कैश यूज करी है, वो बड़ी सी L3 कैश। तो इससे जो है वो तुम्हारे कोर टू कोर लेटेंसी जो डिले है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है गेम्स में, यही रीजन है कि तुम्हारा सिंगल कोर स्कोर इतना बूस्ट कर रहा है, तुम्हारी गेमिंग्स में जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अब बात करते हैं प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव की। तो मैंने प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव में कई सेटिंग्स के साथ खेला, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोड 1, मोड 2, मोड 3, एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे एक मोड 4 भी था प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव में, एनहेंस्ड प्रिसीजन बूस्ट एनहेंस मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। एंड चारों मोड्स में देखो मुझे स्टार्टिंग के 3 मोड ठीक लगे, चौथा मोड मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि इन थ्योरी मोड 4 को काम तो कुछ इस तरीके से करना चाहिए था कि उसके अंदर जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, लेकिन परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए मोड 4 जो है वो वोल्टेज भी ज्यादा बढ़ा रहा था, वोल्टेज ज्यादा बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे थे, एंड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पावर कंजम्पशन भी बढ़ रहा था, उस वजह से जो है वो हीट आउटपुट बढ़ रहा था, एंड हीट आउटपुट बढ़ने की वजह से तुम्हारा CPU का जो परफॉर्मेंस था वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है कि कितना बूस्ट करेगा, तो वो नीचे आ गया। तो इसलिए मोड 4 मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। मोड 2 जो है मुझे सबसे स्वीट स्पॉट लगा, अगर आपका कूलिंग थोड़ा बहुत ठीक है आप मोड 3 की तरफ भी जा सकते हो। मोड 2 जो है वो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट चीज़ है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मोड 3 एंड मोड 1 जो है उनके बीच में टेम्परेचर कितना है एंड तुम्हें कितनी परफॉर्मेंस मिल रही है, उस हिसाब से जो है वो मैं मोड 2 को ही रिकमेंड करूँगा। अगर मैं बात करूँ PBO स्टॉक पे एक ऑप्शन होता है PBO, जिसमें तुम सिर्फ PBO के आगे इनेबल लिखा होता है, PBO इनेबल कर दो बस तुम, ठीक है। ये एनहेंस वाला मैं सेटिंग्स नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ PBO अगर तुम इनेबल करते हो तो PBO नॉर्मल इनेबल करके जो है वो तुम्हें थोड़ा बहुत सिंगल कोर में एंड थोड़ा बहुत मल्टी कोर में जो है वो एनहेंसमेंट देखने को मिलता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम बायोस में जाके मैनुअली PBO एनहेंस वाली जो सेटिंग है 1 2 3 4 इसको जो है वो यूज़ करो, क्योंकि अगर तुम इसको यूज़ करोगे तो तुम्हारा ना केवल सिंगल कोर बढ़ रहा है, तुम्हारा मल्टी कोर भी बढ़ रहा है। तो अगर तुम कोई रेंडरिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा मल्टी कोर काम आएगा, और अगर तुम गेमिंग कर रहे हो तो PBO में जो तुम्हारा वो सिंगल कोर बढ़ा है ना, वो सिंगल कोर तुम्हें गेमिंग में बेनिफिट देगा। एंड PBO के दौरान तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो तुम्हारा सिंगल कोर बूस्ट क्लॉक है, बूस्ट क्लॉक जो है वो तुम्हारी इजीली 4.85 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट हो रहा है CPU, 4.85 गीगाहर्ट्ज तक CPU इजीली बूस्ट हो रहा है। तो अब जब CPU 4.85 गीगाहर्ट्ज तक इजीली बूस्ट हो रहा है तो तुम देख सकते हो CPU की बूस्ट क्लॉक जो है वो 4.6 गीगाहर्ट्ज है। ध्यान रखना गाइस, CPU की बूस्ट क्लॉक 4.6 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन बूस्ट वो अपने आप 4.85 तक हो रहा है। तो ये 200 मेगाहर्ट्ज का जो तुम्हें इंक्रीमेंट देख रहा है ना, 200 भी नहीं, मैं बोलूँगा 250 मेगाहर्ट्ज का इंक्रीमेंट, ये तुम्हें ये स्कोर जो तुम्हारा बढ़ा है इसको बेनिफिट देता है। और ना केवल इतना बल्कि तुम्हारी गेमिंग में तुमको जो है वो ये बेनिफिट देगा। मैंने PBO ऑन करके गेमिंग नहीं करी बिकॉज अगेन इतनी सारी टेस्टिंग और इतना सारा डेटा, हाँ मेरा सारा फट जाएगा। मैं किसी और दिन करूँगा, एक मैं डेडिकेटेड ओवरक्लॉकिंग की वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये करूँगा। एंड जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो है वो PBO को मैनुअली भी ट्यून किया। मैंने सारी प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव की सेटिंग्स जो है वो मैक्स कर दी। प्रिसीजन बूस्ट को मैंने किसी तरीके का कोई टर्न बैक होने का हेडरूम नहीं दिया। मैंने पावर लिमिट, TDC, EDC जितनी भी तुम्हारी होती है, थर्मल डिजाइन करंट लिमिट, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल डिजाइन करंट लिमिट, तुम्हारी पावर लिमिट, ठीक है, पैकेज पावर लिमिट जो भी होती है मैंने सारी मैक्स कर दी। CPU को बूस्ट कितना करना है, हर चीज़ मैंने स्केलर को इवन 10x पे करके देखा। तो यहाँ पे जो है वो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा CPU सिंगल कोर पे, अगर तुम कोर 2 पे ध्यान दो तो 4.925
4.925 गीगाहर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली बूस्ट हुआ है सीपीयू। और ये ऑटोमेटिकली बोल रहा हूँ मैं, मैनुअली नहीं बोल रहा हूँ। तो जब सीपीयू ऑटोमेटिकली इतना बूस्ट हुआ है तो तुम कंपेयर कर सकते हो कि जो है इस बार प्रिजन बूस्ट एल्गोरिदम जो है वो तुम्हारा थोड़ा अच्छे से काम कर रही है। एंड फन फैक्ट की बात है कि स्टॉक पे जो सीपीयू जब तुम चल रहा था, मैंने सिनेबेंच स्टॉक पे चला के देखा, तो स्टॉक पे जो है वो तुम्हारा सीपीयू इजीली 4.65 गीगाहर्ट्ज पे बूस्ट हो रहा था। इसकी नॉर्मल बूस्ट क्लॉक है 4.6 गीगाहर्ट्ज, लेकिन 4.65 पे बूस्ट हो रहा था। तो तुम्हें 50 मेगाहर्ट्ज का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। एंड पिछली बार जो ड्रामा हुआ था कि एएमडी के सीपीयू बूस्ट नहीं कर रहे, 50 मेगाहर्ट्ज से बूस्ट नहीं कर रहे, 25 मेगाहर्ट्ज से बूस्ट नहीं कर रहे, इस बार एएमडी ने 50 मेगाहर्ट्ज ऊपर तुम्हें बूस्ट दे दिया। मतलब 4.6 गीगाहर्ट्ज जो है वो बूस्ट क्लॉक है, सीपीयू 4.65 तक बूस्ट हो रहा है। एटलीस्ट मेरा सैंपल तो बूस्ट कर रहा है इजीली। नाउ ये तो था सारा का सारा डेटा। बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की। तो 5600X जो तुम्हारा सीपीयू है, 5600X इंडिया में तुम्हें कॉस्ट करेगा अराउंड 26,000 रुपीज। और ये जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस है, ये जीएसटी ऐड करके है। नाउ 26,000 का ये सीपीयू एक्सपेंसिव है, परफॉर्मेंस दे रहा है बट बहुत लोगों के लिए एक्सपेंसिव है। बट इसका जब नॉन एक्स वर्जन आएगा वो मे भी थोड़ा चीप होगा। बट अगेन कंपेयर टू राइजन 3600, राइजन 5 3600 काफ़ी ज़्यादा महंगा है। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे, एक चीज़ वो मैं आपको ये बोलूँगा कि 26,000 इसकी प्राइस ज़रूर है, लेकिन अगर मार्केट में शॉर्टेज रहती है, बहुत सारे लोग क्योंकि नया सीपीयू आया है और गेमिंग में इतना तगड़ा है, तो इसको जो है वो बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड होंगे खरीदने के लिए, जिनके पास है 26,000 का बजट। तो मे भी वो लोग सारे के सारे सीपीयू खरीद लें और मार्केट में शॉर्टेज हो, या फिर एएमडी जो है वो सप्लाई पूरी ना कर पाए, क्योंकि इन सीपीयूज के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो हो सकता है प्राइस 26,000 से इंक्रीज हो जाए, महंगी बिके। जैसे तुम्हें पता है राइजन 5 3600 जो है वो 17-18 हज़ार का सीपीयू है, लेकिन बिक कितने का रहा है? 20,000 से ऊपर का। क्यों? क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है। तो वही शॉर्टेज इस सीपीयू की अगर होती है तो ये 26,000 से भी ऊपर का बिकेगा। उस पॉइंट पे तो ये सब चीज़ें देख लेना। बाकी तुम्हें अगर ये सीपीयू मिलता है तो हाँ, अपनी प्राइस के हिसाब से ये परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। प्राइस के हिसाब से जितनी इसकी 26,000 प्राइस है, उस हिसाब से ये i5 को बीट करता है। ठीक है, तुम्हारे राइजन 5 एंड राइजन 7 को तो बीट कर ही रहा है, तो अपनी प्राइस को ही जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन बात वही है कि AMD का राइजन 5 लाइनअप हमेशा से एक वो लाइनअप रहा है जो थोड़ा मिड रेंज एंड बजट रहा है, जिसको कि ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। बट अगेन AMD अब वो कंपनी बन चुका है जो गेमिंग में भी आगे है, जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी आगे है, जो हर चीज़ में आगे है। तो अब अगर जो कंपनी हर चीज़ में आगे है वो अपनी प्राइस नीचे क्यों रखे? तो इंटेल, अब AMD इंटेल बन चुका है, तो अब AMD इंटेल से ऊपर प्राइसिंग रख रहा है। तो ये सीन है। तो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, गो विथ 5600X। आप थोड़ी बहुत कम परफॉर्मेंस से खुश हो तो आप 3700X ले सकते हो या फिर 3600 ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो उम्मीद है तुमको ये रिव्यू पसंद आएगा। आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।